हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांग्शी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट एफएफ है जिसका नाम है स्ट्रेंज मैरिज। ये एक वांग्शियन एफएफ है और ये एक ओमेगा वर्सेस एफएफ है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं इसके 7 या 8 पार्ट ही बनाऊंगी। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ही हम एक पर्सन को देखते हैं जो अपने फ़ोन पर बात कर रहा था और वो कहता है क्या। तभी वो पर्सन कहता है आई एम सॉरी मिस्टर लेन, लेकिन आपको यहाँ आना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा, यहाँ बहुत गड़बड़ है। यहाँ काम भी पूरी तरीके से रुका हुआ है क्योंकि गांव वाले कोई काम नहीं करने दे रहे। वो पर्सन कहता है तुम क्या कह रहे हो, तुम जानते हो ना अगर हमारा काम रुका तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वो पर्सन कहता है आई एम सॉरी सर, पर हम कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर लैन प्लीज़ आपको यहाँ आना होगा। वहाँ वो और कोई नहीं बल्कि लैन वांगजी है जो लैन कॉरपोरेशन का सीईओ है। वो अपने मोबाइल को टाइटली हाथ में पकड़ता है और कहता है ठीक है, मैं मॉर्निंग तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। जिस पर वो पर्सन कहता है और फ़ोन कट कर देता है। वहीं हम देखते हैं लैन वांगजी अपने रूम से बाहर निकलता है। वो बहुत गुस्से में था। वो नीचे जाता है। जैसे ही वो नीचे जाता है सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। वहीं वो जैसे ही ब्रेकफास्ट टेबल के पास जाता है सभी उसे देखने लगते हैं। तभी वो अपने पिता और अपने भाई लेनाव और लैंसी चैन को वो करता है। लैंसी चैन कहते हैं वांगजी क्या हुआ, तुम इतना गुस्से में क्यों हो। वांगजी कहता है गगा, मुझे वहान गांव जाना होगा। लेनाव कहते हैं पर क्यों। वांगजी कहता है डैड कुछ गड़बड़ हो गई है, गांव वाले उस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तभी लेनाव कहते हैं भांजी मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे उस प्रोजेक्ट को सही नहीं लग रहा था। भांजी कहता है बिल्कुल नहीं डैड, आप अच्छे से जानते हैं वो प्रोजेक्ट अगर वहाँ बनता है तो कितना प्रॉफिट होगा और सबसे ज़्यादा उन गांव वालों के लिए भी फ़ायदा है। तभी सिचैन कहते हैं भांजी हम जानते हैं, ये बात हम जानते हैं, लेकिन वो गांव के लोग हैं, उन्हें हर चीज़ समझाना इतना आसान नहीं है। वांगजी अनोइंग सा फेस करता है और कहता है पर गगा, हमें उन्हें समझाना होगा, इसलिए मैं कल वहान गाँव जा रहा हूँ। कल ही नहीं बल्कि आज नाइट में ही मैं निकल जाऊँगा। सिचैन कहते हैं वांगजी क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ। वांगजी कहता है गगा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं लैंड कॉरपोरेशन का सीईओ हूँ। वांगजी जैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं मुझे पता है, लेकिन मैं बस तुम्हारी हेल्प के लिए जाना चाहता हूँ। वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं गग्गा, वैसे भी अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो कंपनी को आपको ही संभालना है। आप अच्छे से जानते हैं कि डैड को अब हम पूरी तरीके से रेस्ट देना चाहते हैं। जिस पर सिचेन कहते हैं। वहीं जियांग चेंग और लेनी दोनों उन सबको ब्रेकफास्ट सर्व करती हैं। तभी जियांग चेंग कहता है पर वांगजी मुझे लगता है तुम्हें वहाँ जाने से पहले गांव वालों से अच्छे से बात करनी होगी और प्लीज़ अपना टेम्पर हाई मत करना। तुम्हें जब गुस्सा आता है तो तुम कुछ भी नहीं देखते। तुम्हें पता है ना कि तुम जैसे जा रहे हो वो गांव के लोग हैं। गांव के लोग बहुत सीधे होते हैं, उन्हें चीज़ों की इतनी समझ नहीं होती। वांगजी जो जियांग चेंग की तरफ देखता है। जियांग चेंग से चेन का ओमेगा है। 5 साल पहले दोनों ने शादी की थी और जियांग चेंग प्रेग्नेंट है। तभी वांगजी कहता है मैं जानता हूँ। जिस पर जियांग चेंग कहता है वो हम सबको पता है कि तुम कितना जानते हो। जिस पर सभी हंसने लगते हैं। तभी लेनी कहती है बिल्कुल जियांग चेंग बिल्कुल सही कह रहा है, समझे। वांगजी कुछ भी नहीं कहता। हालांकि वांगजी जो इस टाइम अपनी फैमिली के साथ है उसके 2 फेसेस हैं, क्योंकि बाहर वांगजी का एक अलग फेस है जो पूरी तरीके से डार्क है, जिसकी स्माइल आज तक किसी ने नहीं देखी। और लोग वांगजी को देखते ही इतना डर जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि वो उसके सामने जाने से भी डरते हैं। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो एक स्माइल करता है। तभी सभी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। उसके बाद सिचेन और वांगजी दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं जियांग चेंग लैनी के साथ सोफे पर बैठा हुआ था। जियांग चेंग को देखकर लैनी एक स्माइल करती है और कहती है जल्दी से इस घर में एक बच्चा आ जाएगा और मैं सच में बोर हो रही हूँ, फिर मैं उस बच्चे के साथ पूरा टाइम खेलूंगी। तभी वो जियांग चेंग के पेट की तरफ देखती हैं और उसके टमी को थोड़ा सहलाते हुए कहती हैं जल्दी आओ, दादी अब वेट नहीं कर सकती। इस पर जियांग चेंग हंसने लगता है। तभी जियांग चेंग कहता है माँ, क्या आपको नहीं लगता अब वांगजी को शादी कर लेनी चाहिए। वांगजी की उम्र निकल रही है, क्या वो बुढ़ा होना चाहता है। जिस पर
लेनी एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है, पर उसे इसके लिए मनाएगा कौन? तभी वो कहती है, जियांगचेंग, क्या तुम मुझसे बात करना चाहिए? जियांगचेंग कहता है, माँ, आप क्यों चाहती हैं कि मैं शेर की गुफा में जाकर हाथ डालूं? आप अच्छे से जानती हैं, जब भी उससे शादी की बात करो वो कितना गुस्सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे अभी वो हमें आंखों से ही खा जाएगा। जिस पर लेनी और जियांगचेंग दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी लेनी कहती है, पर मैंने सोच लिया है, जब वो वुहान गांव से वापस आ जाएगा मैं उसकी शादी की बात करूंगी। और मैं तो क्या सोच रही हूँ, तुम मिस्टर जो की बेटी किंग को जानते हो? जिस पर चैंग कहता है, हाँ, मैंने उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, पर सुन रखा है। तभी नैनी कहती है, हाँ, वो बहुत ब्यूटीफुल है और वांग जी को वो बहुत पसंद आएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ जब वांग जी वहाँ से वापस आएगा तो मैं वांग जी और किंग की एक डेट फिक्स करती हूँ। जिस पर चैंग कहता है, आई होप सो वांग जी मान जाए। जिस पर दोनों एक स्माइल करती हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो ऑफिस में था और बहुत गुस्से में था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो तभी अब हम देखते हैं उसके केबिन का डोर नॉक होता है। तभी वो जैसे ही उधर देखता है, उसके सेक्रेटरी मिस्टर लूसो वहाँ खड़े हुए थे। तभी लूसो को देखकर भांग जी कहता है, हाँ मिस्टर लूसो, क्या खबर है? तभी लूसो कहते हैं, सर, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ सर, मैंने बहुत कोशिश की पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। आपको वहाँ जाना ही होगा। भांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, तो तुम अरेंज करो, मैं थोड़ी देर में बाहर निकलूंगा। उससे पहले मैं घर जाकर अपना सामान पैक करता हूँ। जिस पर लूसो कहते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। एक्चुअली लूसो पहले वांग जी के डैड के सेक्रेटरी थे, लेकिन वांग जी के डैड के जाने के बाद वांग जी किसी भी लड़की या किसी भी ओमेगा लड़के, बीटा या अल्फा, किसी को भी अपना सेक्रेटरी नहीं बनाना चाहता। इसलिए उसने जानबूझकर मिस्टर लूसो को अपना सेक्रेटरी बनाया, क्योंकि वो उन पर बहुत ट्रस्ट करता है। और एक लूसो ही है जो वांग जी के सामने उसके मॉम, डैड और गग्गा की तरह कुछ भी बात कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं। तभी लूसो कहते हैं, ठीक है सर, ऐसा कहते हैं। वांग जी कहता है। तभी लूसो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वांग जी खड़ा होता है और सीधा अपनी कंपनी से बाहर निकलता है। वो अपनी पार्किंग एरिया में जाता है, कार में बैठता है और सीधा लैंड मेंशन के लिए निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी थोड़ी देर में ही लैंड मेंशन में पहुंचता है। जैसे ही वो लैंड मेंशन में एंटर करता है, वो अपनी मॉम और जियांग चैंग को देखता है, जो दोनों हंस रहे थे। दोनों को देखकर वांग जी जो उन दोनों को देखकर वो करता है। तभी लेनी कहती है, वांग जी, तुम यहाँ? वांग जी कहता है, माँ, मैं अपना सामान लेने आया हूँ, मुझे बुहान गांव अभी निकलना होगा। लेनी कहती है, पर तुमने तो कहा था कि तुम नाइट को जाओगे। वांग जी कहता है, नहीं माँ, मुझे अभी जाना होगा, वहाँ की सिचुएशंस ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। लेनी कहती है, पर बेटा तुम अपना ख्याल रखना। वांग जी कहता है, माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रखूँगा। ऐसा कहता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। वो अपने सारे कपड़े एक सूटकेस में पैक करता है और अपना सारा सामान पैक करता है और थोड़ी देर में ही वो अपने सामान लोग को लेकर नीचे आता है। वहीं लेनी और जियांग चैंग दोनों वांग जी को ही देख रहे थे। वांग जी कहता है, माँ, अब आप इस तरीके से बिहेव मत करो, जैसे मैं बहुत दिनों के लिए जा रहा हूँ, मैं बस 2 दिन में वापस आ जाऊँगा, समझिए आप। लेनी कहती है, तुम बहुत बुरे बेटे हो, तुम जानते हो ना माँ तुम्हें कितना प्यार करती है। वांग जी कहता है, माँ, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप वो सीरियल वाली टिपिकल माँ मत बन जाना, मेरा बेटा जा रहा है ऐसा एट एंड ऑल, ऐसा कहता है। जिस पर जियांग चैंग को बहुत हंसना आता है। वहीं लेनी अनोइंग सा फेस बनाती हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती और वांग जी को हक कर लेती हैं। वांग जी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी माँ ज़्यादा टीवी सीरियल्स देखती है और उनकी के जैसे बिहेव करने लगती है। वांग जी कहता है, माँ प्लीज़। लेकिन लेनी तभी वांग जी के चिक पे किस करती है और कहती है, जब तुम वापस आओगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। वांग जी कहते हैं, क्या? जांग चैंग कहता है, कुछ भी नहीं वांग जी, तुम जाओ, और हाँ, अपना ख्याल रखना। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, पर आप भी अपना ख्याल रखना। यांग चैंग कहता है, बिल्कुल, ऐसा कहता है। लेनी कहती है, वो मुझसे ज़्यादा तो तुमसे प्यार करता है, उसने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि मैं अपना ख्याल रखूं। तभी हम देखते हैं अचानक दो बाएं उसे पीछे से पकड़ लेती हैं। लेनी जो वांग जी को देखती है, तभी वो अनोंग सा फेस बनाती है। वांग जी लेनी की चिक पर किस करता है और कहता है, माँ, आप अपना ख्याल रखना, और प्लीज़ माँ, प्लीज़
सीरियल्स कम देखना ताकि बेचारे चैंग गग्गा को थोड़ा रेस्ट मिले, ऐसा कहता है। इस पर चैंग कहता है वांग जी कहता है सॉरी गग्गा, पर मैं अच्छे से जानता हूँ आपको माँ को मुश्किल से टॉलरेट करना पड़ता है। वांग जी की बात सुनकर चैंग कहता है बिल्कुल नहीं। वांग जी कहता है मैं जानता हूँ आपको मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहता है और जल्दी से अपना सामान लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं लैनी जोर जोर से हंसने लगती है क्योंकि वो जानता है कि वांग जी उसे किस तरीके से टीज करता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जैसे ही अपनी कार में बैठता है उसका पूरा फेस पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। अब वो पूरी तरीके से डार्क फेस में बदल चुका था। वांग जी अपनी ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस पहुंचने के बाद वो अपनी केबिन में जाता है जहाँ मिस्टर लूसो पहले से ही उसका वेट कर रहे थे। लूसो उसे सारे कागजात देता है और वो और अपना कुछ जरूरी सामान अपना लैपटॉप लेता है और सीधा कार में बैठ जाता है। वहीं मिस्टर लूसो कहते हैं आपको अगर कुछ भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप बस मुझे फ़ोन करें। वांग जी कहता है अंकल अब हम बाहर हैं, आप कंपनी से बाहर मुझे सिर्फ वांग जी कहेंगे। आप अच्छे से जानते हैं, आपने मुझे बचपन से देखा है। मैं मानता हूँ कि मैंने आपको सेक्रेटरी रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। तभी लूसो एक स्माइल करते हैं और कहते हैं ओके वांग जी बेटा, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम्हें मुझे कॉल करना होगा। जिस पर वांग जी कहता है ऑफ कोर्स अंकल। तभी लूसो कहते हैं पर वांग जी तुम्हें पता है वो एक गांव है और वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें चीज़ें समझाना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। तभी हम देखते हैं अचानक से चैन पीछे से आ जाते हैं और कहते हैं वांग जी अंकल सही कह रहे हैं। वांग जी कहता है गंगा आप चिंता मत करिए, मैं सारी चीज़ें संभाल लूँगा। जिस पर चैन कहते हैं उसके बाद वांग जी ड्राइवर को चलने को कहता है और फाइनली वो वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं सिचैन और लूसो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सिचैन कहते हैं आई होप अंकल वांग जी वो सब कुछ संभाल ले, क्योंकि जिस तरीके से मुझे पता चला है वहाँ की हालत बहुत ख़राब है, लोग कुछ भी नहीं करने दे रहे और सारे जितने भी वहाँ काम करने वाले वर्कर्स हैं उन्हें परेशान कर रहे हैं। लूसो कहते हैं तुम जानते हो सिचैन कि चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। सिचैन कहता है सही कहा अंकल आपने, ऐसा कहते हैं और फाइनली वो कंपनी में चले जाते हैं। अब वहीं हम वुहान गांव का सीन देखते हैं जहां हम देखते हैं लोग जो बहुत गुस्सा थे और जो फैक्ट्री बन रही थी उसे बनने नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो उन्हें लग रहा था ये फैक्ट्री बनने से उनके गांव बेकार हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, क्योंकि उससे निकलने वाला धुआं है वो उसके गांव को जहरील की हवा को जहरीला कर देगा। तभी हम देखते हैं अचानक एक पर्सन सामने आता है जो वहाँ काम करने वालों का मैनेजर था। वो कहता है आप मेरी बात सुनिए। तभी हम देखते हैं एक पर्सन आगे आता है और वो कहता है हम क्या बात सुने, आपने देखा है आप यहाँ काम करते हैं लेकिन आपने इस गांव को कितना गंदा कर दिया है, यहाँ कितना कचरा फैला हुआ है। तभी वो पर्सन कहता है हम ये सब क्लीन करवा देंगे। अभी वो पर्सन कहता है क्या आपने कभी इसे क्लीन करने के बारे में सोचा है? यहाँ से निकलने वाला गंदा पानी हमारी नदी में जाकर मिलता है जिसे हम पीते हैं, आप समझते क्यों नहीं है? हम नहीं चाहते कि आप ये फैक्ट्री यहाँ बनाओ। तभी एक पर्सन सामने आता है और कहता है पीचान से तुम सही कह रहे हो, ये बहुत गलत है, हमें इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी वजह से अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हमारे बच्चे और हमारे बुजुर्ग और हम सब लोग बीमार हो जाएंगे। वो आदमी कुछ भी नहीं कहता, अपना सर नीचे कर लेता है क्योंकि ये तो सही बात थी। जो कंपनी से गंदा पानी निकल रहा था यूज किया हुआ, वो उनकी अच्छी नदी में जाकर मिल रहा था, जिस वजह से उनके पीने का पानी भी प्रदूषित हो रहा था। वो आदमी कहता है ठीक है सर, हमारे सर आने वाले हैं, आप उनसे बात करना, तब तक हम काम पूरी तरीके से रोक देंगे। तभी बीचान से कहते हैं तुम्हारा सर कोई हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात मेरे गांव की है और मैं इस गांव का मुखिया हूँ, इसलिए याद रखना तुम अगर ये सोचते हो कि तुम ये कंपनी यहाँ खड़े कर लोगे तो बिल्कुल नहीं, मैं इस फैक्ट्री को यहाँ नहीं लगने दूंगा। इस गांव का मुखिया होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि गलत चीज़ को रोकना, और ये कि बहुत गलत काम है, ऐसा कहते हैं। और फाइनली सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक वीचान से अपने घर के अंदर एंटर करते हैं। तभी एक लड़का जो दौड़ता हुआ आता है और अपने डैड को हग कर लेता है। वीचान से उसे देखकर सारा गुस्सा जो कुछ टेंशन थी पूरा भूल जाते हैं। वो कहते हैं मेरा बच्चा कैसा है? तभी वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैड, आप कहाँ गए थे? मैं आपका वेट कर रहा था, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तभी वीचान से कहते हैं वैसे भी इस बार तुमने क्या शरारत की है?
भीम कहता है बिल्कुल नहीं, मैंने कोई शरारत नहीं की डैड, आपको ऐसा क्यों लगता है। वीचान से कहते हैं मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, जिस तरीके से तुम इतनी सारी शरारतें करते हो, तुम्हें पता है। ऐसा कहता है। तभी विंग कहता है बिल्कुल नहीं, आप गलत कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं करता। तभी अचानक हम देखते हैं कांसा सरन जो किचन से निकल कर आती हैं और वो अपने बेटे और अपने पति को आपस में बात करते हुए देखती हैं। उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी कांसा सरन कहती हैं क्या हुआ उस फैक्ट्री का। विचान से कहते हैं मैंने उसका काम रुकवा दिया है, मैं नहीं चाहता कि हम लोग बीमार हों, क्योंकि वहाँ का गंदा पानी हमारी नदी में मिल रहा है। कांसा सरन कहती हैं मुझे तो समझ नहीं आता ये ज़मीन उस इंसान ने ऐसे लोगों को क्यों बेची। वो अच्छे से जानता है कि उसकी वजह से हमारा हरा भरा गांव पूरी तरीके से जर्जर हो जाएगा। जिस पर वीचान से कहते हैं तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वीन कहता है पर पिताजी मुझे समझ नहीं आता, आखिर वो उस फैक्ट्री को हमारे गांव में क्यों बनाना चाहता है। तभी वीचान से कहते हैं क्योंकि लोग सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं, उन्हें दूसरों की जान, जिंदगी या किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। वीन जो गुस्से में आता है और कहता है अगर वो पर्सन इस गांव में आया तो मैं उसे इतना अच्छे से मजा चखाऊंगा कि वो याद रखेगा। तभी वीचान से कहते हैं तुम जानते हो ये कंपनी जो बना रहा है वो आज आ रहा है, मैं उससे बात करके उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यहाँ से चला जाए और ये फैक्ट्री यहाँ से बंद कर दे। भींग अपने मन में कहता है क्या वो आ रहा है तो मुझे अच्छे से मजा चखाना होगा उसे। ऐसा कहता है और एक अजीब सी स्माइल करता है। तभी वीचान से कहते हैं तुम्हें क्या हुआ। भींग कहता है कुछ भी नहीं। तभी वीचान से कहते हैं वींग तुम्हारे दिमाग में अभी क्या चल रहा है। भींग कहता है सच में मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा पिताजी। ऐसा कहता है। तभी कांसा सरन कहती हैं आप मेरे बेटे को डांटना बंद करो। तभी वीचान से कहते हैं कांसा तुम्हारे प्यार की वजह से वो पूरी तरीके से बिगड़ रहा है। कांसा सरन कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास मेरा ओमेगा बेटा है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, अगर वो कितना भी बिगड़ना चाहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और अपनी माँ को हक कर लेता है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं फैक्ट्री के वर्कर्स बहुत परेशान थे, वो बस उसके चारों तरफ बैठे हुए थे। एक पर्सन कहता है काश सर जल्दी आ जाए, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, चीज़ें शुरू कहाँ से करनी है और इन्हें ख़त्म कैसे करना है। तभी जो मैनेजर था वो कहता है बस कुछ टाइम और, थोड़े टाइम में वो आ जाएंगे, ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं अब हम नाइट का सीन देखते हैं। कम से कम 8 बजे हुए थे। भांगजी देखता है कि गांव जिसमें ज़्यादा करंट नहीं था, हालांकि उसकी शुरुआती रोड पूरी तरीके से अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन दूर से गांव में लाइट दिख रही थी और जो गांव जो बहुत साफ सुथरा था। और दूसरी बात चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए थे। हालांकि वांग जी को अंधेरे में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी कार चलाकर चलने लगता है कि तभी हम देखते हैं अचानक से उसकी कार के सामने कुछ आ जाता है। ड्राइवर जो अचानक उस चीज़ को देखता है तो जोर का ब्रेक लगाता है, जिससे वांग जी का जो फेस था वो अचानक सामने वाली सीट से टकरा जाता है। वांग जी गुस्से में कहता है तुम देख नहीं सकते। तभी वो पर्सन कहता है सॉरी सर, पर सामने कुछ है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी को टक्कर मार दी हो। भांग जी कहता है क्या। वो पर्सन कहता है हाँ सर, मुझे देखना होगा, ऐसा कहता है। भांग जी कहता है बाहर निकलो और देखो। तभी जैसे ही वो पर्सन बाहर निकलता है वो सामने जो देखता है वो शॉक हो जाता है। सामने और कोई नहीं बल्कि एक गाय का बछड़ा था जो गिर गया था। तभी वो देखता है और कहता है सर। तभी हम देखते हैं 2 पर्सन अचानक बाहर निकलते हैं और कहते हैं ये क्या किया, हाँ आपने हमारे गाय के बछड़े को मार दिया। वो कहता है नहीं नहीं सर, मैंने नहीं मारा, मुझे नहीं पता। वो दोनों कहते हैं हमें पता है, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने हमारे बछड़ी को मार दिया, हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, हम पूरे गांव को इकट्ठा करेंगे। तुम वैसे कौन हो, और हाँ तुम तो मुझे नहीं लगते। कहाँ है तुम्हारा मालिक, उसे बाहर बुलाओ, ऐसा कहते हैं। वांग जी जो शोर सुन रहा था वो अचानक डोर ओपन करता है और बाहर आता है। ज़्यादा अंधेरा नहीं था क्योंकि वहाँ थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी। वांग जी जिससे उन दोनों लड़कों को देखता है तभी उसकी नज़र एक लड़के पर पूरी तरीके से थी। वो बस उससे ही देख रहा था, लेकिन
भांग जी जो उसे देखते ही समझ गया था कि वो एक ओमेगा है और उसके साथ वाला लड़का एक बीटा है। भांग जी कहता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तभी भींग जैसे ही वांग जी की तरफ देखता है, एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी उसे दिखता है। वो उसे बस देखता ही रह जाता है। वो उसे देख रहा था। तभी वो कहता है, आपके ड्राइवर ने हमारे गाय के बछड़े को मार दिया। वांग जी कहता है, लेकिन तुम इतनी रात इस बछड़े के साथ क्या कर रहे थे? भीम कहता है, ये गांव है, यहाँ इतनी रात दिन और कुछ नहीं होता। यहाँ हम जब चाहें तब अपने गाय भैंस किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, समझे आप? वांग जी कहता है, क्या प्रूफ है कि ये बछड़ा मेरी कार की वजह से मरा है? भीम कहता है, क्या क्या आप नहीं मानना चाहते? वांगची कहता है, पहले प्रूफ दो। तभी हम देखते हैं, तभी न्यूसेन कहता है, न्यूसेन और कोई नहीं बल्कि विंग का बेस्ट फ्रेंड है जो एक बीटा है। न्यूसेन कहता है, ठीक है, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो हम प्रूफ देंगे। हम सारे गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। वांगजी कहता है कि क्या? देखो, तुम क्या चाहते हो जल्दी से बोलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द गांव के अंदर पहुंचना है। विंग कहता है, पर तुम गांव के अंदर क्यों जा रहे हो? हालांकि विंग को पहले से ही पता था कि इस गांव में अब जो कोई आएगा वो और कोई नहीं बल्कि उस फैक्ट्री का मालिक ही होगा, क्योंकि गांव में कभी भी कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है, सिर्फ उस गांव के लोग ही आते जाते हैं। वो गांव अपने आप में बहुत पूरी तरीके से पूर्ण है। अगर उन्हें छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो गांव में एक छोटा सा सुपरमार्केट है जहाँ से लोग अपनी चीज़ों की ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं। वहीं हम देखते हैं भांग जी जो उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, मैंने कहा मुझे जाने दो। वीन कहता है, ठीक है, चले जाना, लेकिन एक शर्त पर। भांग जी कहता है, वो क्या? वीन कहता है, मेरे बछड़े को उठाओ, अपनी कार में बिठाओ और हमें यहीं पास में एक छोटा सा पशु चिकित्सालय है, उसमें लेकर चलो। वांग जी जो शॉकिंगली विंग और न्यूसैन की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है? विंग कहता है, क्या सच में आपको लगता है कि हमारा दिमाग खराब है? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम जोर से चिल्लाएंगे और सबको बता देंगे कि आपने हमारे बछड़े को घायल कर दिया है। वहीं हम देखते हैं न्यूसैन जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, पर ये बछड़ा अभी तक उठा क्यों नहीं है? विंग कहता है, वो नहीं उठेगा, मैंने उसे ऐसी औषधि दी है जिससे वो थोड़ी देर तक ऐसे ही रहेगा। न्यूसेन कहता है, विंग मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम्हें ऐसी चीज़ें मिल कहाँ से जाती हैं? तभी वांग जी कहता है, तुम दोनों क्या गुसर पुसर कर रहे हो? विंग कहता है, कुछ भी नहीं, अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, अगर आपको मंजूर नहीं है तो हम जोर से चिल्लाएंगे और सबको बताएंगे कि आपने कितना बड़ा पाप किया है। वांग जी को अचानक जियांग चैंग सिचेन और उन लोगों की बातें याद आती हैं। उन्होंने कहा था कि गांव के लोग बहुत सीधे हैं और वो कुछ भी नहीं जानते। तभी वांग जी अपने मन में कहता है, गांव के लोग सीधे, ये सीधा किधर से है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये लड़का सच में मुझसे पैसे लेने के चक्कर में है, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है और उसे मुझे देखते ही समझ आ गया होगा कि मैं कितना पैसे वाला हूँ। तभी वांग जी कहता है, अच्छा, तो अपना मुंह खोलो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? विंग जैसे ही वांग जी की ये बात सुनता है उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या कहा आपने? वांग जी कहता है, मुझे पता है, तुम जैसे छोटे लोग यही करते हैं। जब भी तुम किसी बड़े लोगों को देखते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि बस उनसे पैसे हटना। तो जल्दी से अपना मुंह खोलो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। न्यूसेन कहता है, देखिए सर, माना हम गांव के लोग हैं और गरीब हैं, लेकिन हम इतने भी गरीब नहीं हैं कि हम आपके सामने हाथ फैलाएं। भीम कहता है, सच में आपको ये गलतफहमी कहाँ से हो गई कि हम आपके पैसे के लिए ये सब कर रहे हैं? ठीक है न्यूसेन, तुम सारे गांव वालों को बुला कर लाओ और सबसे कहना अपनी लाठियां साथ में लेकर आए। वांग जी जैसे ये सुनता है वो थोड़ा डर जाता है। तभी हम देखते हैं अचानक ड्राइवर वांग जी के पास आता है और कहता है, सर प्लीज़, प्लीज़ सर, ये कर लीजिए, हमें बछड़े को कार में ही तो बिठाना है और सिर्फ उस पशु चिकित्सालय तक छोड़ना है। लेकिन प्लीज़ सर, क्या होगा जब वो लोग हमें पीटना शुरू कर दें? आप नहीं जानते, गांव के लोग गाय बछड़ों और इन जानवरों को भगवान की तरह पूजते हैं। तभी वो वांग जी उसकी तरफ देखता है। वो ड्राइवर से कहता है, तुम्हें कैसे पता? तभी वो ड्राइवर कहता है, सर मैं गांव से ही बिलोंग करता हूँ, ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी कुछ भी नहीं कहता। तभी न्यूसेन जो जाने ही वाला था कि तभी अचानक वांग जी कहता है, रुको, ऐसा कहता है और न्यूसेन वहीं रुक जाता है। तभी वांग जी कहता है, ठीक है, अपने बछड़े को मेरी कार के अंदर लेकर चलो।
विंग के फेस पे एक डेबल वाली स्माइल थी। तभी हम देखते हैं विंग, न्यूसेन दोनों और वो ड्राइवर भी मिलकर उस बछड़े को कार के अंदर बिठाते हैं। वांग जी को बहुत डिस्गस्टिंग फील हो रहा था क्योंकि उसकी कार बहुत एक्सपेंसिव थी और ऐसी कार में उसे एक बछड़े को बिठाना पड़ रहा था, जिसे देखकर ही वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वहीं हम देखते हैं विंग और न्यूसेन को बहुत हंसना, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया ताकि वांग जी को वो परेशान कर सकें। वहीं हम देखते हैं बछड़ा जब पूरी कार में लेट गया था, तभी वांग जी कहता है और विंग और वह न्यूसेन दोनों ड्राइवर सीट के पास आकर बैठ गए थे। वांग जी कहता है और मैं। विंग कहता है सर आप बछड़े के साथ बैठ जाइए, वो इतनी प्लेस तो आपके लिए उधर है। वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है सर डिसाइड कर लीजिए, नहीं तो आप यहीं रुकिए, हम कार को लेकर जा रहे हैं। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और उसे अचानक उस बछड़े के पास ही बैठना पड़ता है। हालांकि सच ये था, बछड़े को कोई चोट नहीं लगी थी, बल्कि विंग ने उसे एक ऐसी औषधि खिलाई थी जिससे वो थोड़ी देर के लिए बेहोश था। वहीं हम देखते हैं वांग जी को बहुत अजीब लग रहा था और सबसे ज़्यादा उसे स्मेल आ रही थी, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अब भी वॉमिटिंग करने वाला हो। वो अपना हैंकी निकालता है और अपने मुंह को बंद कर लेता है। वहीं न्यूसेन और विंग जो बहुत हंसते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग और न्यूसेन जानबूझकर उस कार ड्राइवर को इतना घुमाते हैं कि वांग जी तो शॉक हो जाता है। वांग जी कहता है तुमने कहा था कि पशु चिकित्सालय यही है, लेकिन अभी तक। तभी हम देखते हैं वांग जी और विंग इन सबको घूमते हुए कम से कम 2 आवर्स हो चुके थे। तभी हम देखते हैं अचानक बछड़ा हलचल करता है और वो अपना फेस उठाता है। वांग जी जैसे ये देखता है वो शॉक हो जाता है और एकदम से चिल्लाता है। तभी विंग जो पीछे मुड़ता है, विंग कहता है ओह ये तो उठ गया न्यूसेन, गाड़ी रोको गाड़ी रोको। अचानक ड्राइवर कार रोक देता है। तभी विंग बाहर निकलता है और डोर को ओपन करता है और बछड़े को न्यूसेन और विंग दोनों बाहर निकालते हैं। वांग जी गुस्से में पूरी तरीके से रेड हो गया था। वांग जी कहता है तुमने मुझे उल्लू बनाया। विंग कहता है किसने कहा मैंने आपको उल्लू बनाया? आप बताइए, आपके सामने बछड़ा बेहोश था ना, हमें नहीं पता उसे कैसे होश आ गया। तभी विंग न्यूसेन से कहता है ओ न्यूसेन, मुझे लगता है इसे कार देखकर इसमें घूमने का मन किया होगा, इसलिए शायद इसने जानबूझकर ऐसा किया होगा ताकि वो बेहोश होने का नाटक करे और सर की इतनी बड़ी गाड़ी में घूम सके। न्यूसेन कहता है विंग तुम सही कह रहे हो। तभी विंग और न्यूसेन दोनों उस बछड़े की तरफ देखते हैं और अचानक उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं ये गलत बात है, तुम्हें इतने पैसे वाले लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। और हाँ देखो तुमने उनकी गाड़ी गंदी कर दी, ऐसा कहता है। तभी वो वांग जी की तरफ देखकर कहता है आई एम सॉरी सर, पर इसमें हमारी गलती नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये बछड़ा चाहता था घूमना। वांग जी कहता है तुम लड़के, मैं तुम्हें कल देखूंगा। विंग एक स्माइल करता है और कहता है आई एम सॉरी। ऐसा कहकर विंग और न्यूसेन उस बछड़े को लेकर वहां से चले जाते हैं। वहीं वांग जी इतना गुस्से में था कि वो हाथों की मुट्ठियां बींच लेता है और जल्दी से कार की साइड में मारता है और कहता है लड़के, मैं तुम्हें सुबह देखूंगा, मैं यहाँ से जाने से पहले देखना तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि तुमने एक लेन वांग जी को टीस किया था, समझे तुम? तभी ड्राइवर कहता है सर आप शांत हो जाइए, आप इतना गुस्सा मत कीजिए। वांग जी गुस्से में कहता है चलो हमें जल्दी से वहाँ पहुँचना है, मैं बहुत थक चुका हूँ। ऐसा कहता है, जिस पर वो पर्सन बस कहता है और कार में बैठते हैं और फाइनली वो वहाँ से चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये पार्ट आपको कैसा लगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगेगा तो इसका सेकंड पार्ट में शेयर करूँगी। बाय बाय, टेक केयर।